शून्यकाल श्रीमती हरसिमरत कौर जी। तिलक जनऊ राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। आज हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस है। हिंद की चादर, द शील्ड ऑफ इंडिया, उन्हें ये खिताब इस करके दिया गया कि शायद दुनिया और देश के इतिहास में पहली बारी एक ऐसा हमें कुर्बानी और शहादत का मिसाल मिलती है जहां कोई गुरु ने अपनी कुर्बानी दे दी किसी और धर्म को बचाने के लिए। 1675 सन 1675 में कश्मीर के पंडित श्री अनंतपुर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहुंचे, रोते और कुरलाते हुए कि मुगल हुकूमत ने ठान ली थी, कसम खा ली थी कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करके ही सांस लेंगे। और उन्होंने ये ठान लिया था कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ उतार के ही वो सांस लेंगे। 1.25 मन जनेऊ सर, इसका मतलब आप सोचिए कि कितने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल या धर्म परिवर्तन करके ही ये मुगल राजा बादशाह ये सांस लेते। 1 मिनट सर, बहुत ये हिंदुस्तान उनके करके बचाए सर, कुछ मिनट तो आप दीजिए सर। पहली बारी जब ये सब पंडित आके उनके पास रोए, बहुत सोच विचार के बाद सर उन्होंने कहा कि कोई महान इंसान जो अपना शहादत देगा तभी ये जुल्म बच सकता है। सर उनके 9 साल के पुत्र ने अपने बाप से पूछा कि आपसे पिताजी, आपसे बड़ा कौन महान हो सकता है। और पहली बारी दुनिया के इतिहास में एक इंसान अनंतपुर साहब से चल के दिल्ली में आया और चांदनी चौक में हमारे गुरु साहब ने अपनी शहादत दी किसी और धर्म को बचाने के लिए। सदन आपके साथ है। सर मैं आज करती हूँ कि आज आप 2 मिनट का मौन रख के आज जिसकी आपने इजाजत दी है सर, आपसे बात हुई थी तो आपने भी ये कहा भी मेरा भी आज के दिन पे उनके आगे सिर झुकता है। सर गुरु किसी एक के नहीं सर, एक धर्म के नहीं हो। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, चलो मुसलमान उस टाइम अलग, औरंगजेब था वो अलग तरह का राजा था, लेकिन सिख गुरु हमेशा सबके लिए कुर्बानी दी है उन्होंने सर, कोई किसी एक धर्म की बात कभी नहीं की। तो सर ये हिंद की चादर जो हमारे 9th गुरु सर गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने सर किस लिए कुर्बानी दी थी सर? पीस के लिए, हार्मनी के लिए, जो सबसे बड़ी सर ह्यूमन राइट्स जो आज बात हो रही है सर, उसको बचाने के लिए। जब सर उनके जो बेटे थे वो सर सरवंश दानी गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने सारा परिवार वार दिया, उन्होंने जब सर कश्मीर के पंडित कृपाराम जी और लोगों के साथ उनके पास आए तो सर भाई बहुत मुश्किल हो रही है सर, वहां औरंगजेब इतना जुल्म कर रहा है सर, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो 9th गुरु ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। और सर उनके 9 साल के बच्चे ने, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी मैं कहता हूं भी इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी, आप जाइए दिल्ली और कुर्बानी दीजिए। सर आखिरी मिनट सर उनके साथ जो थे सर, जब उन्होंने आके चांदनी चौक पे कुर्बानी दी, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास जिनको आर्यों से चीरा गया सर 1 मिनट, उनके साथ भाई दयाला जी जिनको सर उबले हुए देगों में डाला गया सर। हमारी संसद के बगल में ही गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का आज से 400 साल पहले यहां पर संस्कार हुआ था। उनकी शहादत हुई थी शीशगंज गुरुद्वारा, जिसका प्रतीक है लाल किले के सामने। और जब डुग्गी पिटवाई गई कि इन्होंने अपने धर्म के लिए अर्थात जनेऊ के लिए, तिलक के लिए और चुरकी के लिए शहादत दी है, इनका संस्कार अगर अपने संस्कारों के अनुसार नहीं हुआ तो हम दफना देंगे। लखी शाह बंजारा नाम का एक बंजारा अपने गड्ढे पर बैठाकर लाया, बच्चों को कह दिया जानवर खोल देना और झोपड़ी के अंदर डालकर आग लगा देना कि उनका संस्कार हो जाए, और उनका शीश लेकर अनंतपुर साहब चला गया।
गवाह है पार्लियामेंट, गवाह है हमारा हिंदुस्तान का संविधान, जिसमें अनुच्छेद 25 जो हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है, वो इस शहादत से आया। वो जनेऊ नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे, चुरकी नहीं थी, उसके बावजूद उनकी चुरकी, हिंदू ब्राह्मणों की चुरकी, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने उनकी शहादत को सब याद करते आज हैं। उनको आप याद यही कर कहना रहे चाहते हैं ना हैं। आप? नरेंद्र मोदी जी ने कर साहब आपने टाइम दिया सर, क्योंकि 400 साल उनके जन्म शताब्दी भी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और सर यहाँ पे क्योंकि लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगली पीढ़ियां जान सके, उनके नाम पे सर एक नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बने और उनका अगली पीढ़ियों तक ना रहे। थैंक यू सर। एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, तो आप भी मैडम सीट पर जाती। माननीय सदस्यों, मैं आपको इजाजत देता, आप बेल में आ गई तो कैसे बोलने का मौका दूं? मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया, आप सीट पर जाकर बोलती, आप बेल में आकर बोल रही हैं। और एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, डीन संसारिचो डीन संसारिकी മൈക്ക് തെറ്റി ഡീന് മൈക്ക് കൊടുക്ക് ഡീന് മൈക്ക് കൊടുക്ക് സാർ आप बोलना नहीं बोलना एडवोकेट डीन सर उनका माइक नहीं है माइक आप माइक नहीं है तो फिर माइक आप नहीं। है। आप बोलो, माइक शुरू हो जाएगा। आप बोलो, माइक शुरू करा दूंगा मैं। सर 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 मैं डायरेक्शन दे रहा हूं माइक वालों को, आप बोलना शुरू करो। Sir, the tea plantation sector in Kerala generally sustains large number of people directly and indirectly. Sir, there are 104 tea estates all over Kerala and 74 from my constituency, including Munnar and Pirimedu, 29 from Wayanad and 3 each from Palakkad and Trivandrum. Sir, unfortunately, the laborers who are working in these estates, they are from the socially and economically backward section, backward sectors. Sir, their living conditions are very much poor. They have no enough housing facilities and lack of water and sanitation and other basic needs also, sir. Sir, they are living in the housing structures called layams. They have not been properly maintained. The maintenance is the responsibility of the management, but they are not providing that because of their financial crisis. Sir, in Pyramid Taluk, there are 38 estates, but only 17 are working partially. Sir, the wage disbursement is only happening very rarely and the labor strikes are very common. That's why this has made a critical situation there and the survival of laborers are very in a crisis, very much in a crisis, sir. So that's why I urge upon the government. I already met Honorable Finance Minister 2 times and through you, I am requesting to Honorable Prime Minister to have a comprehensive, constructive and immediate announcement of a special package of मनीष जी, 1,000 आपका crores विषय- like Assam and Bengal already मनीष been जी, announced आपका in the विषय last लॉटरी budget. में Thank you, खुला sir. है। आपका विषय लॉटरी में तो खुला है मनीष जी, लेकिन इस विषय पे कई बार लोग बोल चुके हैं। इस विषय पे अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो अनुमति देना पड़ेगा, आपका अधिकार है। नहीं, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ ऐसी 2-3 बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, जो विषय हरसिमरत कौर बादल जी ने और रवनीत बिट्टू जी ने और सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया जी ने उठाया था, मैं अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसको इस सदन को जोड़ना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अलग अलग ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। एक शायर ने लिखा था कि 9 वरियां दे नानक ने आप चंजू नहीं पाया और 9 वरियां दे गोबिंद ने 9वें नानक नू चंजू दी रखिया वास्ते विदा कीता और मुस्कुराया। ये संस्कृति थी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की, जिसने इस देश की हिफाजत की है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सिर्फ 2 बात सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। 11 अक्टूबर 2021 को जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, अध्यादेश, कि जो बीएसएफ का ऑपरेशनल रिमिट है वो पंजाब में 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। अब जो बीएसएफ का कानून है सेक्शन 139, ये अध्यादेश उसके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि वो कानून ये कहता है कि एडजॉइनिंग द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया। अब पंजाब एक बहुत ही छोटा भूगोलिक दृष्टि से
प्रदेश है। और जब आप 50 किलोमीटर की बात करते हैं, इसका ये मतलब है कि आधा पंजाब बीएसएफ की गिरफ्त में आ जाता है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के हिसाब से जो एंट्री 1 और एंट्री 2 है लिस्ट 2 की, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और पंजाब की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको वापस लिया जाए। मेरा सरकार से ये मांग है कि ये जो अध्यादेश है बीएसएफ की ऑपरेशनल रिमिट बढ़ाने का, ये संघीय ढांचे के ऊपर आघात है। बगैर पंजाब सरकार के ऐसे बात किया ये किया गया है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। Honorable Speaker, sir, with your permission, I would like to draw the attention of Honorable Minister for Rural Development regarding the issue of pending list of beneficiaries who are deprived of PM Awas Yojana rural in Tamil Nadu. The last list is already full and there is no information about when new beneficiary may be added to this scheme. Sir, if the objective of the scheme, that is housing to all by 2022, so it is imperative to include all such new beneficiary, and sir, when the portal will be opened again, for the which we get lot of queries from general public. For effective implementation of the scheme, the ministry should ensure that the portal must work round the clock and without any hassles. Thank you, sir. श्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मुझे अपनी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मौका मिला है। महोदय, हमारी लोकसभा में गुन्नौर विधानसभा आता है जो संभल जिले का हिस्सा है। महोदय, आजकल सड़क दुर्घटना एक सामान्य सी बात हो गई है, कभी ओवरटेकिंग, कभी हाई स्पीड, कभी ड्रिंक आदि की वजह से। अभी हाल में ही हमारे गुन्नौर में ट्रैक्टर बस का एक्सीडेंट, बस 4 व्हीलर का एक्सीडेंट या ट्रैक्टर और 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत से लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। उन्हें बचाने में हम सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि गुन्नौर का व्यक्ति अगर कहीं एक्सीडेंटल केस लेके जाता है तो वो अलीगढ़ जाता है। अलीगढ़ गुन्नौर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है और अगर वो बदायूं मेडिकल कॉलेज आता है तो उसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी होने की वजह से अगर हम एक्सीडेंटल पेशेंट को लेकर के जाते हैं, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की दूरी हम तय करते हैं, जिसकी वजह से सीरियस केस को हम बचाने में असमर्थ होते हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी गुन्नौर लोकसभा में एक ट्रॉमा सेंटर खुलवाया जाए, जिससे गुन्नौर के साथ साथ सहसवान व अन्य आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिल सके। प्रवेश साई वर्मा जी। नमस्कार अध्यक्ष जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। दिल्ली में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि दिल्ली के जो 1031 स्कूल हैं उनमें 64,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है टीचर्स की, उसमें से केवल 35,000 टीचर उपलब्ध है, 29,000 टीचर की शॉर्टेज है और ये 35,000 टीचर में भी 22,000 टीचर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पर है, गेस्ट टीचर है। हर साल 9वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चे 1 लाख से ज़्यादा फेल होते हैं और उनको दिल्ली सरकार ना तो रिपीट करवाती है, ना उनको 10th में एडमिशन देती है, उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देती है, वो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में चले जाते हैं। बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खराब हो रहा है। जो ये 21,000 टीचर हैं, इनको महीने में केवल 15 दिन बुलाया जाता है और इनको 1,000 रुपया दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये सदन से पूछना चाहता हूं, अगर टीचर को 15,000 रुपये मिलेगा महीने में तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी। एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर बोलते हैं कि मैं वहां के 36,000 गेस्ट टीचर को 1 साल के अंदर मैं रेगुलराइज कर दूंगा और दिल्ली में
7 साल से जहां पर उनकी सरकार है वहां पर एक भी गेस्ट टीचर उन्होंने अभी तक रेगुलराइज नहीं किया। 22,000 गेस्ट टीचर हैं। उन्होंने दिल्ली में वायदा किया था मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नया गेस्ट टीचर रेगुलराइज नहीं हुआ। आज जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक उसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत वो झूठ के जहाज पर चलते हैं। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कान पकड़कर और उसको सर वो उनसे बात करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करे। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य भारत सरकार एक मिनट माननीय सदस्य आप अच्छा मैं कान अच्छा ठीक है मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं सर, मगर भारत सरकार जो 7 साल में दिल्ली का मुख्यमंत्री एक भी गेस्ट टीचर कुमार सिंह दिल्ली का पक्का नहीं कर पाया और वो पंजाब में जाकर वायदा कर रहा है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? प्रदीप कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद व आभार। महोदय, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना माननीय वन मंत्री और जल शक्ति मंत्री द्वारा मंजूरी दिया गया। सीमांचल क्षेत्र की एक ओर बाढ़ तो दूसरी तरफ सिंचाई की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए कोसी और मैची नदी जोड़ योजना में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपया कोसी मैची नदी जोड़ योजना को मंजूरी दी गई है। महोदय, इस योजना के धरातल में उतरने से न सिर्फ कोसी और सीमांचल के इलाके की बाढ़ की समस्या खत्म होगी, बल्कि 2 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई भी हो पाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोसी मैची नदी जोड़ योजना जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पास लंबित है, इस योजना के लिए आवंटित राशि को दिया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों का बाढ़ और सुखाड़ जैसा समस्या से निदान होगा। महोदय, हम लोग सीमांचल का एरिया से आते हैं, इसलिए इस योजना को पूरा किया जाए। संतोष पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, वास्तव में केंद्र के मद से 14वें और 15वें वित्त के जो पैसे हैं, किस प्रकार से बंदरबाट किया जा रहा है। और मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को जो रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण को जो महिला समूहों से छीन करके ठेकेदारों के माध्यम से वितरित करने के लिए और बंदरबाट की तैयारी की जा चुकी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहां के महिलाओं का हक छीनने का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में सक्रिय हजारों महिला समूह की लाखों बहनें बेरोजगार हो जाएंगे, उनके द्वारा क्रय किए गए मशीनें अनुपयोगी हो जाएंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2009 में जो तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने सब प्रकार की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सब प्रकार की पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूह को दिया था ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके, और हजारों महिलाओं को रोजगार प्राप्त भी हुआ। ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी आर्थिक और सामाजिक रूप बदलने लगा, परिवर्तन आया। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे 30-35 हजार से ऊपर ऐसे स्व सहायता समूह आज बेरोजगार हो जाएंगे। मैं माननीय
अध्यक्ष महोदय के माध्यम श्री से GS गौतम उनको जी। बेरोजगार होने से बचाया जाए GS गौतम और सब जी। प्रकार से वहां व्यवस्थित हो। धन्यवाद महोदय। Thank you, Speaker, sir. Tamil Nadu is a leading producer शून्य of काल tapioca में starch. आरोप प्रत्यारोप मत करा करो, नहीं तो आइंदा बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य, इधर हो या उधर हो, सबको कह रहा हूं मैं एक साथ। Thank you, sir. Tamil Nadu is a leading producer of tapioca starch and sago, and most of the manufacturing units are in my Kallakurichi parliamentary constituency. This essential agro industry is facing serious situation with the introduction of GST, and most of the tapioca starch and sago manufacturing are struggling for their survival. While the starch is charged at 12% and sago is on 5% slab. The sago made out of tapioca starch marketed through Salem Sago served to the northern states called by the name Sabudana. Mostly consumed as food product only, sir. Since the product is a food consumable, the GST on the same has an impact on the price of the product. Several representations by the trade unions of both state and union governments have not met with any positive response. Since the industry is in the verge of collapse, their plea for reduction of 12% on starch and 5% on the exemption from the GST for sago from 5 to 0% may please be sympathetically considered. Hope the government's promise to uplift the agriculture sector will come through this such gestures, sir. Thank you, sir. माननीय दिया कुमारी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 2 साल से रेलों का आवागमन बहुत प्रभावित हुआ है। रेल मंत्रालय द्वारा स्थिति को सामान्य करने के लिए रेलों का संचालन पुनः शुरू किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में भी इस दौरान कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी, जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं और इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है। बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है। वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का संचालन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, परंतु उनके ठहराव में मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि वो ट्रेन फिर से शुरू तो हो गई हैं, लेकिन जहां उनका पहले ठहराव था, स्टॉपेज था, वो दोबारा से उनको नहीं लिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय रेल मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगी कि सलासर सुपरफास्ट गाड़ी का रेलवे स्टेशन गोटन में, आला हजरत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन सेंधड़ा में, जम्मू तवीज़ जैसलमेर गाड़ी का रेलवे स्टेशन डेगाना में, बांद्रा चंडीगढ़ गाड़ी का ब्यावर में, कालका एक्सप्रेस गाड़ी का गोटन में एवं सलासर सुपरफास्ट का रेलवे स्टेशन रैंड में ठहराव की मांग की आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को करना चाहूँगी। अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ कि इन स्टेशनों पे दोबारा से इन ट्रेनों का ठहराव हो, और जो पहले भी मैंने प्रस्ताव बहुत बार दिया हुआ है तो इस पे ध्यान दें और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय चंद्रशेखर साहू जी, ऑनरेबल मेंबर चंद्रशेखर साहू जी। माननीय श्री एम सेल्वराज जी। Thank you, sir. I would like to bring to your kind attention to the fact that one of these government-aided central university in functioning in Thiruvarur, which is in my constituency. It is very pity to mention here that those who had given the land for the establishment of university, the government have neglected the words in providing employment opportunities available in the various fields of this university. Earlier, temporary skilled and semi-skilled and unskilled posts are being recruited in the contractual basis in the outsources, and now the number of these such posts has been reduced and thus causing distress
and livelihood of employees. New courses in microbiology and paramedical education courses should be introduced in the Central University, and there is a vast land parcel already available in the disposable, which will be more useful for the local students to pursue the courses. As a Central University conducts the examination in all India basis, the local students could not able to compete and do not get the merit and the desired courses. I would request government to take appropriate steps to conduct the examination of this university at the state level only. Thank you, sir. क्या नाम है इसका पूरा? हमेशा ऐसे लिखा। Yes, mic is start. Sir, thank you very much, sir. Sir, the Silver Line K-Rail semi-high-speed railway line proposed to Kerala is harmful and against the interest of the state, sir. Yes. This project envisages 529.45 kilometers long semi-high-speed railway line passing through 11 districts. Sir, they have not made any kind of necessary survey. It is quite unfortunate that no traffic survey, no geotechnical survey, no environmental survey, and no social impact study have been conducted in this. So the DPR prepared is mostly based on assumptions and hypotheses. Cost estimates, traffic projection, and economic of the line are not reliable. Sir, the said high-speed railway will displace a large number of families. Sir. As per an estimate, 20,000 families will be reallocated. Sir, under this, any circumstances, this is not feasible. Cost-benefit ratio also. Cost-benefit ratio also. Sir. Let me conclude, sir. Sir, Railway Minister. Yes, sir. Sir, let me conclude. Sir, what I am saying is, this is not feasible at all. I humbly request that the government of India and government of Kerala should desist from this project. It is against the public interest. Throughout Kerala, a lot of protest is going on. Government should take it very seriously and desist from this kind of move. Thank you, sir. Shri Suresh Narayan. सुरेश ना आपका रिटर्न में जवाब आता है, रिटर्न में आता है जवाब। नो, रिटर्न में आता है आपका जवाब हमेशा। सुरेश नारायण। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र जिल्ह्यातील माझ्या लोकसभा क्षेत्रात किंवा आर्णी विधान अशा 2 विधानसभा अंतर्भूत आहेत। जिल्ह्यातील यवतमाळ येथे सन 2007 मध्ये केंद्रीय विद्यालय सुरू झालेले असून हे केंद्रीय विद्यालय आजपर्यंत म्हणजे गेल्या 14 वर्षापासून जिल्हा परिषद यवतमाळच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या इमारतीत सुरू आहे। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ जिल्ह्यातील जनगणना 2011 नुसार 27,72,000 असून त्यापैकी 5,15,000 लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे। अध्यक्ष महोदय, येथील आर्णी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जमातीसाठी राखीव देखील आहे। अशा आदिवासी बहुल भागासाठी केंद्रीय विद्यालयाची स्वतंत्र इमारत व पूर्ण मंजुरी पदे भरणे आवश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ केंद्रीय विद्यालयात वर्ग 1 ते 12वी पर्यंत एकूण 560 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून मानसिंह दामोर 36 मंजूर पदापैकी केवळ 18 पदे एक शब्द बोलना है कि केंद्रीय विद्यालय खोले, आप पूरी किताब पढ़ने लगे। नो, गलत। गुमान सिंह दामोर जी, धन्यवाद अध्यक्ष मैं महोदय। पहले माननीय लोगों से, माननीय सदस्य, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपनी बात संक्षिप्त में 1 मिनट में खत्म कर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो इलाके की सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 15 नवंबर को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। मैं माननीय मोदी जी का और भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया और टोपीबाजों से बचाया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री से हमारा क्षेत्र भी अपेक्षा करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात कहा करो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में
बिजली जनजाति क्षेत्र में गलत, ये निकाल जो मजरी पारे टोले हैं उसमें विद्युतीकरण शेष है और हमारे क्षेत्र में फीडर सेपरेशन नहीं होने के कारण 3 फेज पावर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कर समस्या का समाधान चाहता हूं। धन्यवाद। श्री ए चेला कुमार। Honorable Speaker, sir, I would like to take this opportunity to draw the attention of the government through you, sir. Sir, in earlier days, there was a railway gate, LC gate number 87 at kilometer 137/800 at Periyanagathunai village, Nagamangalam Post, Tengarikotai in Krishnagiri district. The gate was closed in 1997 during the Kaj conversion. Sir, the gate was used by the Kadur, Uppalam and Gaurikunda, Chinna Nagaduna, Bidda Nagaduna public for their day-to-day movement. Children have to go to school by crossing this line. The farmers have to cross this line for their daily farming activities. So this is one of the life-threatening and accident-prone area. So I request the government through you, sir, to build a railway underbridge for their safety purpose and an easy passage for the daily commuters. Thank you, sir. श्री माननीय अरुण साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नारी सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व काम हुए हैं। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे हर घर में शौचालय निर्माण का मामला हो, चाहे हर घर में रसोई गैस कनेक्शन का देने का मामला हो, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़े हुए 73 लाख महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए 8 करोड़ महिलाओं को आजीविका प्रदान कर उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो। परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने 26/11/2021 को एक आदेश जारी करके 21,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं के आजीविका को छीनने का काम, उनको कमजोर बनाने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में जो काम हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र रादौर विधानसभा की एक गंभीर समस्या को उठाने का अवसर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी, भारत सरकार का ध्यान रेलवे वर्कशॉप स्टेशन जगाधरी के पास फरकपुर रेलवे कॉलोनी मडेबर सहित अन्य क्षेत्रवासियों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय महोदय, इस क्षेत्र की आबादी करीब 30-40 हज़ार है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का स्कूल, कॉलेज, मार्केट, अस्पताल और एकमात्र शमशान घाट रेलवे लाइन के दूसरी तरफ पड़ता है। यहाँ के बच्चों को स्कूल व कॉलेज तथा निवासियों को मार्केट, अस्पताल और दाह संस्कार हेतु शमशान घाट जाने के लिए करीब 3-4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2014 के बाद देश के अंदर जो रेलवे फाटक थे उनको रेलवे फाटक से मुक्त किया है। इस क्षेत्र के अंदर एक क्रॉसिंग गेट नंबर 100C था जिसे अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रेलवे द्वारा एक अंडरपास बनाया गया है जो आबादी से काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, सुनसान जगह पर है। रात के समय लूटपाट व किसी अप्रिय घटना होने का डर है और वहां पर बरसात के समय में, आदरणीय अध्यक्ष जी 1 मिनट, बरसात के समय में वहां पर पानी भर जाता है उस अंडरपास के नीचे और लोगों को आने जाने में बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अपील है कि जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पर एक क्रॉसिंग गेट नंबर 100 के पास इस्पात का एक ओवरब्रिज पैदल यात्री व 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बनाया जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
मेरे संसदीय क्षेत्र के राजमंड जो जिला सिरमौर में पड़ता है, वहाँ पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय चलता था, जिसको कि 2002 में किसी कारणवश बंद कर दिया। यहाँ पर इस विद्यालय की 2 मंजिला इमारत है, जिसमें लगभग 35 कमरे व 2 बड़े खेल के मैदान भी हैं और एक प्राइवेट कॉलेज इसमें चल रहा है। वर्तमान समय में जिला सिरमौर में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है और बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग यहाँ पर हैं। इस विद्यालय को पुनः शीघ्र दोबारा स्टार्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, वीर नारियाँ और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जसवीर सिंह इसके साथ साथ क्योंकि जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के किनारे पे और दूर दराज का क्षेत्र है और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की यहाँ कमी है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस केंद्रीय विद्यालय को फिर से शुरू किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर सर। सर, पंजाब अपने आर्टिफैक्ट्स के लिए बहुत मशहूर है जी। सर, हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, जिन्होंने एक प्रपोजल भेजी है कि आज गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल को समर्पित एक गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे एक हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसकी बिल्डिंग और ज़मीन सारा यूनिवर्सिटी देगी। उन्होंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को, जिन्होंने इस प्रपोजल को माना और डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट की ड्यूटी लगाई, उनकी कमेटी बनाई। मगर जब वो बदल गए हैं, आज दर्शना जी बैठे हैं, मैं उनको बेनती करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके इन हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप हमारा जो गुरु तेग बहादुर साहब हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो सठियाला में बनना है उसे अप्रूवल दें। उस पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि जमीन, हॉस्टल, हनुमान बेनीवाल जी सब हम देंगे। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले के सीमांत किसान जिनकी ज़मीन भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, उनकी वर्षों से लंबित समस्या मांग की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के 10,000 से अधिक किसानों की 11,468 बीघा जमीन तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच फंसी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1992-93 में राजस्थान के 4 जिलों से लगती पाकिस्तान की सीमा पर जब तारबंदी की गई तो कई किसान तो भूमिहीन हो गए और बॉर्डर पर 0 पॉइंट और तारबंदी के मध्य 100 मीटर जमीन किसान की उसमें गई थी। उसके बावजूद कुछ किसानों को मात्र 1.5 मीटर जमीन का ही मुआवजा दिया गया। इस प्रकार विगत 28 वर्षों से जमीन का न तो मुआवजा मिला और नई किसान इस जमीन पर खेती कर पाए। अध्यक्ष महोदय, सरकारी रिकॉर्ड में जमीन किसानों की खातेदारी है। ऐसे में किसान उनकी ज़मीन का हक लेने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से लेकर हाई कोर्ट तक गए। अभी तक किसानों को ज़मीन न तो खेती के लिए मिली और नई ज़मीन का मुआवजा मिला। और उच्च न्यायालय राजस्थान ने भी बीएसएफ को मामले में निस्तारण करने पर विचार करने को कहा है। बस आधा मिनट साहब, मैं पूरी बात समाप्त करूँ। आज तक निस्तारण नहीं हुआ। बीएसएफ ने कई बार कहा कि हम फेंसिंग के गेट खोलकर खेती करने की अनुमति दे देंगे, जैसे गंगानगर में पंजाब में होती है, परंतु यहाँ बाड़मेर में 4-5 किलोमीटर दूर एक गेट खोलना किसान के फायदेमंद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी स्थिति जैसलमेर बीकानेर जिले के सीमांत किसानों की है जहाँ राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसान की दर्शा रही है, उसे तारबंदी के लिए ले लिया गया, परंतु किसानों को उसका हक नहीं दिया गया। मेरा गृह मंत्री जी से और आपसे आग्रह कि बाड़मेर जिले के हजारों किसानों के साथ बीकानेर और जैसलमेर जिले के किसानों की पीड़ा को समझते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर किसानों के साथ वार्ता करके किसानों को उनकी मांग के अनुरूप मुआवजा दिया जाए। जो किसान खेती करना चाह रहे हैं उन्हें खेती करने की अनुमति देने हेतु फेंसिंग पर नज़दीक गेट खोले जाएं ताकि किसानों को समस्या नहीं और इस मामले का जल्द से जल्द सरकार निस्तारण करें। श्रीकांत बड़ी समस्या साहब, इस पे आप निर्देशित करें सरकार। श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे शून्यकाल में मेरी बात रखने की अनुमति दी।
पिछले छः दशकों से CGHS हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके परिवारों को सेवा प्रदान कर रही है। वर्तमान में 12 लाख प्राइमरी कार्ड होल्डर्स और 37 लाख बेनिफिशियरीज इसका लाभ ले रही है। मुंबई डिवीजन में 26 CGHS वेलनेस सेंटर और डिस्पेंसरीज है और सभी MMR के बाहर है। केवल एक ही MMR रीजन में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अंबरनाथ में है और इस दोनों सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा लाभार्थी डिपेंडेंट है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एक और सेंटर जो है CGHS का वो डोंबिवली या कल्याण में आप दे दे, जिससे ये जो पूरा पॉपुलेशन है, इतने सारे लाभार्थी है, उनको लाभ मिल सके, उनको मुंबई तक सफ़र करना न पड़े, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिटायर्ड कर्मचारी है, बच्चे हैं, महिलाएं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, बेनिफिशियल उनको लाभ मिले। इसलिए आप एक सेंटर जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र में कल्याण या डोंबिवली में शुरू करने की अनुमति दें। विष्णुदत्त शर्मा जी, श्री सौमित्र खान। थैंक यू सर, मेरा जन्मदिन पर आज बोलने का मौका मिला आपका आशीर्वाद से। बधाई हो आपको। तो सर, मैं पश्चिम बंगाल से आते हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा पूरा आबादी का किसान का एरिया है। सर, किसान इतना बड़ा पश्चिम बंगाल जो बंगाल का किसान है इतना बड़ा समस्याओं में है, क्योंकि हर महीना में इसका ऊपर कोई ना कोई इतना परिवेश खराब हो जाती है, इतना बाढ़ आती है। तो इस बार भी जावाज जो बाढ़ आया है, तो इसमें जो धान चाषी है, जो आलू का खेती बाड़ी में, दोनों में बहुत सारे किसान का जमीन खत्म हो गया। अगली बार हमारा देखा था, हम लोग जिस टाइम आम्फान आया था उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने जाके 2200 करोड़ और 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन उसके बाद पंचायत में इतना घोटाला हुआ, कोई किसान को भी नहीं मिला। मेरा विनती है 500 करोड़ इस बार जो जावाज बाढ़ में जो किसान का नुकसान हुआ है, इसमें डायरेक्ट किसान को उसका बैंक खाते में जाए। तो मेरा विनती है किसान के लिए, किसान रहेगा तो हम लोग रहेंगे। PV मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir. Sir, recent floods have caused huge damage in Chittoor and Kadapa district of Andhra Pradesh, sir. Our Honorable Chief Minister has requested the center to help the state to cover the losses caused by this flood, sir. So through yourself, I request the government, sir, the central government has already sent a team and they have assessed the damages caused to the two districts. So I request through yourself, sir, the central government should help the state and immediately, sir, that too, so that the losses are covered at an earlier time, sir. Thank you. श्री AM आरिफ जी। AM आरिफ जी। Unannounced release of water from Mullaperiyar Dam in the previous day. The houses were flooded and the people had to leave their homes without any planning. Residents living in the downstream of the dam facing sleepless nights for over a week due to the release of the water from Mullaperiyar. Sir, they were tired in living like this constant fear. The residents said that children are unable to go to school at the night. They do not know what to do when water suddenly enters their homes without any warning. The only permanent solution to removing the eternal threat owing to the safety concerns of the 126-year-old existing dam in Mullaperiyar and for protecting the safety of the lakhs of the people living in the downstream of Mullaperiyar Dam to build a new dam in the downstream reaches the existing Mullaperiyar Dam. The aging dam is situated in the seismic zone of the 3 area and the various studies say that the dam is in danger. So I request the central government to take and initiate for the construction of a new dam in Mullaperiyar to save the life of lakhs of people. Sir. हाँ माननीय सदस्य, आप क्या बोल रहे हैं? Yes, thank you, sir. Sir, आप क्या
Sir, whatever he said, safety of the Kerala. We are ready to give the Supreme Court has given a verdict. The dam is safe. So it is not for discussion here. Dam is safe. Dam is safe. Dam is very safe. No. We are for the safety. Supreme Court has given a verdict that you can store water. So dam is safe. This administration is safe. It is very false. Dam is safe, sir. Dam is very safe. Dam is very safe. No. अकेले माननीय सदस्य हैं। Sir, we are माननीय सदस्य हैं। We are ready to give any quantity of water to Tamil Nadu. विषय खत्म। श्रीमती शताब्दी राय। श्रीमती शताब्दी प्लीज, आपको भी मौका दे दिया, आपको भी मौका दे दिया, दोनों बैठ जाएंगे। आपको भी मौका दे दिया, आपको भी मौका दिया, आप बैठ जाइए। शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, मैं दूरदर्शन लेके बोलना चाहती हूँ। जिस दूरदर्शन लेके हम लोग नॉस्टैल्जिक है। बचपन में सुबह होते थे वो ट्यून से और शाम होते थे वो दूरदर्शन के ट्यून से। अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट का बोलपुर से मेरे पास कुछ लोग आए जो बता रहे 411 जो दूरदर्शन है पूरा इंडिया में वो बंद होते जा रहे, आधा बंद हो चुके हैं और 31 मार्च तक सब बंद हो जाएगा। मुझे लगता है वो लोग कहाँ जाएंगे। और सिर्फ वो सैलरी का बात नहीं, वहाँ पे क्रिएटिव लोग भी होते हैं, क्रिएटिविटी भी होते। और आप जब खुद देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जब एक चैनल से दूसरे चैनल में जाओगे, प्राइवेट चैनल इतना ग्लैमरस होते हैं, इतना कुछ है। दूरदर्शन में इतना कंजर्वेटिव मेंटालिटी, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन और टेक्निकल नया टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट नहीं होने से वो पीछे जा रहे। सर, अगर ये इतना बंद हो जाएगा तो मुझे नहीं, देश को ये जानना है जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर, जो प्रोडक्ट सरकार का होता है वो लॉस में जाते और जब वो प्राइवेटाइज होता है वो क्यों प्रॉफिट में जाते। अगर इसका राज क्या है अगर बताएंगे तो मुझे लगता है देश का भी उपकार होगा। थैंक यू। श्री संगमलाल गुप्ता जी। गुप्ता जी। श्री रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे बहुत अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमारे सीनियर नेता माननीय अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी ने एक आवाज़ उठाई थी सिनेमा इंडस्ट्री के कलाकारों के, सिंगर्स के लिए, लिरिक्स राइटर्स के लिए। आज उन लोग धन हो गया, उनको रॉयल्टी मिल रही है और वो लोग बड़े शुक्रगुजार हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं उनकी आवाज़ बनकर इस सदन में दोबारा एक निहोरा, एक निवेदन करना चाहता हूं। वो समस्त भारत के कलाकारों से, जो हॉलीवुड में भी है, ये एक सिस्टम है रॉयल्टी का कि एक सिनेमा लगे अध्यक्ष महोदय जी, तो सिनेमा लगने के बाद कलाकार को एक मेहनताना मिलता है, उसके बाद उसको पैसे नहीं मिलते और कितने कलाकारों की मृत्यु होती है भूखमरी से, गरीबी से। फिल्म हिट हो जाती है। तो मैं चाहता हूं अपनी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत सोचती है, तो मैं अपनी सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं समस्त भारत के कलाकारों द्वारा कि सिनेमा के पर्दे पे जितना उनका फुटेज रहे, प्रेजेंस ऑफ एक्टिंग के दौरान जितना उनका फुटेज रहे, वो सिनेमा जब एक समय तक चले, उसके बाद दोबारा जब लगे कहीं पे भी वो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो, तो एक रॉयल्टी, कोई भी परसेंटेज तय हो जाए, एक रॉयल्टी मिले, तो कलाकार जिंदगी भर के लिए बहुत खुश होंगे। जैसे हॉलीवुड में है, चाइना में है, तो मैं चाहूंगा हिंदुस्तानी कलाकारों के लिए, हिंदुस्तान के अन्य भाषा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, सब कलाकारों के लिए एक रॉयल्टी तय हो जाए, धन्य हो जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात समस्त इंडस्ट्री के कलाकारों द्वारा एक संदेशा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, वो ये था कि लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। एसआर पार्थिपन जी। एसआर पार्थिपन जी। ऑनरेबल मेंबर एसआर पार्थिपन। यस।
So thank you, sir. So Salem is an upcoming and the fast-growing city in Tamil Nadu and South India. The town also has many industries like the Salem Steel Plant, Chemblast, Malco, Siscal, Seco Textiles, Automatic and Poultry Industries, which provides employment to the citizens of Salem. The freight service commenced from Salem Airport under the regional connectivity scheme of the civil aviation since 25th March 2018. The TrueJet Airlines, the regional carrier TrueJet operating from the Salem, Chennai. Salem on daily basis of currently at the its air operators license currently suspended to its all flight operations because of the unavailability of the flight service to entrepreneurs and industries suffers a lot of wasting their time by road travel. I feel that the Prime Minister dreamed the scheme of Udan did not give the benefit for Salem people. Hence, I request you to kindly take immediate action for this. Resuming the air connectivity once again from Salem Airport and provide services to all the sectors. It may the police enter the Indigo SpiceJet and धन्यवाद अध्यक्ष जी। अलवर के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि एशिया में भी अपना एक स्थान रखता है और उसी इलाके की ज़मीन को अधिग्रहण करके ये इंडस्ट्री या उद्योग लगाए गए और इन उद्योगों के माध्यम से वहाँ पर भूजल को भी बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर दोहन भी होता है और वहाँ के लोकल लोगों को भी वहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता। लेकिन जो CSR का पैसा उन इंडस्ट्रियों के माध्यम से जो CSR फंड में जाता है, मेरी सरकार से मांग है कि CSR का पैसा कुछ परसेंटेज उस इलाके के आसपास के गाँव के विकास के लिए लगना चाहिए, वो निर्धारित होना चाहिए। जिस भी इलाके में वो इंडस्ट्री है और वहाँ से जो भी CSR का कलेक्शन होता है उसका कुछ परसेंटेज वो उसी इलाके के अंदर विकास के अंदर लगाए। ये मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से। धन्यवाद। श्री सरदिन्ना जी। There are 3 linear projects that have been approved for Goa. One of them has already started, the double line. They are going to the wild sanctuary, destroying thousands of trees and disturbing also the fauna. So people have protested so many times. So the other day, Chief Minister said, in 2012, I was happy that these projects approved. I told him, every 5 years in democracy, there are elections. And this project has not started. If in 5 years people can change the government, I said it's your duty to change the decision. So my point is, Speaker Sir, I request the honourable member, when people of Goa are protesting, not to have these 3 lines, because they are destroying flora and fauna of the all the mountains, wildlife. So my request is, please stop these projects in the interest of the state of Goa. Thank you, sir. श्रीमती मंजुलता मंडल। Honorable Speaker, sir, through you, I would like to draw the kind attention of Honorable Minister of Shipping and Waterways Government of India. Sir, as it is known that there is a coast canal of 126 kilometers of Mankund of Bhogarai to Charbatia Basdepur Chandbalya Bhadrak. And a major portion of the coast canal comes under my parliamentary constituency Bhadrak. This canal was constructed during British period. It was considered as the lifeline of S12 Balasore district. Mainly it was used for irrigation and maritime trade. It was said that during flourishing maritime trade on this water route, several industrial units had developed along the banks of the canal earlier. However, after independence, trade on this route lost its relevance. Now coast canal is defunct. If it will be renovated and functional, it will be helpful to promote waterways and river-like facilities, and along the droughts like situation could be avoided in the coastal parts of Odisha. It is relevant and will be immensely helpful for farmers and unemployed youths of Odisha.
I request Honorable Minister to inversion of the matter invited experts for immediate renovation and restoration of the coast canal may be taken up at the earliest. माननीय चंद्रशेखर साहू माननीय सदस्य, आपको मैंने पहले भी मौका दिया था, आप थे नहीं यहाँ पे। नहीं सर, मैं थोड़ा हमारा बीजेडी का एक हमें पीयूष गोयल से मिलना था सर, 12:30 हम सब गए थे सर। तो फिर वो समय निकल गया आपका बोलने का, मिल लिए आप। सर थैंक यू सर। सर, एज पर द डिसास्टर रिस्क इंडेक्स वर्कड आउट by the Commission for States, the score of Odisha is 90 out of 100, the highest among all states for disasters and natural calamities. The sharing pattern in the State Disaster Response Fund, as per the recommendations of the 14th Finance Commission, ought to be 90-10 for the center and states respectively. However, the union government has modified the sharing percentage, that is 75-25, and released SDRF accordingly. Sir, since our state has highest risk of disasters, I therefore request the Honorable Prime Minister to consider Odisha as a special category, special focus status, and special dispensation by allowing sharing pattern of 90-10 in SDRF at par with the northern, eastern and Himalayan states, sir. Thank you. श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17th आइकॉनिक सिटी में से एक खजुराहो को चयन किया है। खजुराहो में टूरिज्म पूरे विश्व स्तर पर और जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो भी बड़े पैमाने पर इस समय आकर्षित हो रहा है। लेकिन माननीय उड्डयन मंत्री जी ने अक्टूबर में फ़्लाइट कनेक्टिविटी हमारी नेचुरल शुरू होती है, उन्होंने घोषणा भी की थी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि फ़्लाइट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण टूरिज्म बहुत प्रभावित हो रहा है। कई प्रकार के फिल्म फेस्टिवल और भी जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि खजुराहो को फ्लाइट कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी मिलेगी तो टूरिज्म डोमेस्टिक भी और जो बाहर का टूरिस्ट है वो भी आने में, वहाँ पर जो आकर्षण हो रहा है वो उसमें सफलता मिलेगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि खजुराहो में फ्लाइट कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी अगर शुरू हो तो अच्छा होगा। श्रीमती वीणा देवी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहती हूं कि वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में सिर्फ एक नवोदय विद्यालय है, जबकि जिला की आबादी लगभग 40 लाख है। जिला शिवहर एवं शेखपुरा की आबादी लगभग 5-5 लाख की है। वहां आबादी के हिसाब से मुजफ्फरपुर जिला में एक से कम और 2 अतिरिक्त नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है ताकि बड़े जिले के छात्र एवं छात्राओं के साथ शिक्षा कार्य में न्याय हो सके। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार के शिक्षा मंत्री जी के ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मांग करती हूं कि नवोदय विद्यालय खोलने के मामले में जिला की जनसंख्या के आधार माना जाए ताकि हर क्षेत्र में छात्र छात्राओं को समुचित अवसर मिल सके। धन्यवाद। सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने शून्यकाल के लिए सूचना तो दी थी लेकिन लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया और आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों का है महोदय। बिहार के मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के दोनों जिले गया और औरंगाबाद में अभी रबी फसल की बुआई का समय है और खाद की भारी किल्लत है, कमी है। हम कई सांसदों ने, बिहार के कई सांसदों ने माननीय रसायन मंत्री जी को
मिल के उनसे निवेदन भी किया। अब आज की सूचना है कि कुछ खाद के रैक जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिर भी कमी है और यही समय है। अभी से 10 से 15 दिन तक अगर खाद नहीं पहुंचता है, डीएपी, एनपीके, फॉस्फेट, तो फिर ये बुआई का समय निकल जाएगा और किसान भारी नुकसान में होंगे। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय रसायन मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे संसदीय क्षेत्र में और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ कमी है, लक्ष्य के अनुरूप खाद की उपलब्धता, डीएपी, एनपीके, फॉस्फेट और यूरिया, इन रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र किसानों को पहुंचवाएं ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद। शर्मिष्ठा सेठी। Thank you, sir. Sir, I represent Jajpur constituency of Odisha. My constituency is rich in mineral resources, culture, education and other infrastructure. But lack of adequate telecom infrastructure on the part of BSNL has become a major concern for the people of my constituency. Students are the worst sufferers because of this problem. Sir, frequent disruption deprives thousands of children from access to studies. Not only in rural areas, but also in Jajpur Road and Jajpur Town, the services of BSNL are very poor. Considering that high-speed internet without any rural-urban divide is necessary to provide interactive online classes wherein teachers and students can communicate with each other. And also considering that uninterrupted communication is now a basic facility that should be made available to each and everyone for the success of digital India. Sir, in this regard, my suggestion to the government through you, sir, is FTTH, fiber to the home and broadband connection should be made available wherever possible. Along with that, additional mobile towers should be installed to provide internet and Wi-Fi connection. The work in this segment should be completed in a time-bound manner. Thank you, sir. श्री दिलेश्वर कामत जी। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पथ में पूर्ण निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत L22 पिलवाहा PWD रोड से बेलापट्टी पथ पर सतगंजी घाट में RCC पुल का निर्माण, छातापुर प्रखंड अंतर्गत L53 T1 से नरहिया पथ पर गेराधार में RCC पुल का निर्माण और पिपरा प्रखंड अंतर्गत थुमहा से पिपराही पथ पर परमाने धार में RCC पुल का निर्माण। महोदय, सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र तीनों नदियों में RCC पुल का निर्माण किया जाए, जिससे यातायात सुचारू रूप से हो तथा प्रतिवर्ष अनेक लोगों की जो मृत्यु डूबकर होती है उन्हें बचाया जा सके। धन्यवाद। CP जोशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं उन हज़ारों लाखों लोगों के तकलीफ आपके सामने बयां कर रहा हूं जिन्होंने देश भर में कुछ आकर्षक चिट फंड कंपनियों ने कई निवेशकों से अपना पैसा इन्वेस्ट करा लिया। किसी ने RD करा ली, किसी ने FD करा ली, ये सोचकर कि ये पैसा जब FD मैच्योर हो जाएगी तो मैं कभी मकान खरीदूंगा, अपने बच्चों की शादियां करूंगा। एक एक पैसा सहेज कर जो व्यक्ति अपनी पैसा इन्वेस्ट करता है, एजेंट के माध्यम से करता है, ये आकर्षक कंपनियां इन पैसों को या तो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफ़र कर देती है और समय आने पर लगता है कि उस कंपनी के ऑफिस पर, उसके कार्यालय पर ताला लगा है। तो ऐसे में ऐसे हज़ारों लाखों लोगों के तकलीफ़ों को मैं आपके सामने मांग कर रहा हूँ कि ऐसी चिट फंड कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे निवेशकों को पैसा लौटाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की चिट फंड कंपनियां लोगों को गुमराह नहीं करें, ऐसा कोई कानून लाया जाए, ऐसा मेरा आपके सामने आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लोरो फोजे। Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise very important issues of public interest. Thank you for giving me this opportunity because in the text, in the story that we have just heard on the 4th of December in the town of Otin in Nagaland, so it was an unknown village, but because of this very unexpected, cruel, brutal murder of 14 civilians in that city, in the state when
celebrations and joys. Celebrations were going on in the state of Nagaland. So the northeastern states of Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, and Arunachal has suffered much from the imposition of the Armed Forces Special Powers Act. So too many lives have been lost because of this Armed Forces Special Power Act. Too many murders, maimed, too many widows, too many have been raped and loss of life, too many violations, sir. So my question now is, too many tears have been shed. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के गढ़वा जिला के अंतर्गत बंद पड़ी लाइमस्टोन की माइंस के संबंध में मामला उठाने का अवसर प्रदान किया। ये लाइमस्टोन की माइन वर्ष 1975 से चल रही थी। 16 फरवरी 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते बंद हो गई। इसी बीच इसके लीज के विस्तारीकरण का मामला आया और राज्य सरकार ने लीज विस्तारीकरण अस्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार का कहना है कि सेल के पास, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 9 करोड़ रुपया बकाया है, इसलिए कि वर्ष 2013-2015 के बीच उन्होंने ज़्यादा खादान निकाल लिया था। इसके लिए जुर्माना डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के द्वारा लगाया गया था, जिसका भुगतान सेल के द्वारा नहीं किया गया है। इतनी छोटी राशि सेल के द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है, यह आश्चर्य की बात है। और दूसरी ओर 730 मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं वो इसके चलते बेरोजगार हो गए हैं। मेरा आपके माध्यम से इस्पात मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं और उस खदान को पुनः चालू करवाने का कार्य करें। साथ ही साथ मजदूरों का जो बकाया वेतन है उस बकाया वेतन का भी भुगतान सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। उस पर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में BSNL नेटवर्क की जो पूरी हालत हो चुकी है, इस समस्या जो निर्माण हुई है, आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय जी के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी सारी जो व्यवस्था BSNL के ऊपर निर्भर हुई है और सरकारी हो या गैर सरकारी हो, बैंकिंग हो या पेंशन हो, सारे के सारे BSNL के नेटवर्क के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा होती है। लेकिन BSNL की कनेक्टिविटी पूरे महाराष्ट्र में, खास करके मेरे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के पहाड़ी एरिया में पूरी तरीके से नाकामयाब होने की वजह से लोगों को भारी समस्या का मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं सरकार को कि इस महत्वपूर्ण समस्या का निराकरण करने के लिए गंभीरता से ध्यान दे। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। माननीय श्रीमती महुआ मोत्रा जी। Hello. Hello, sir. Thank you very much for allowing me, sir. Sir, this is very apt that today, while we are discussing climate change in the environment, that I bring up the issue which has been brought up by my esteemed colleague as well. But the issue is that of the Mole Reserve Forest in Goa, where it is one of 36 global biodiversity hotspots globally. Over there, 3 projects have been done which are responsible for felling 52,000 trees or more. One is a double tracking of a railway line from Castle Rock to Vasco. The second is a power plant, and the third is the extension of the National Highway 4A. Now, all of these are infrastructure projects, we understand, but the Supreme Court Empowered Committee gave a report saying that none of these need to be done right then through the forest. So I would really urge the Ministry of Environment to rethink this and to see how we can preserve the Mole forest for future generations. Thank you, sir. पशुपतिनाथ सिंह जी। पशुपतिनाथ सिंह जी। महोदय, मैं केंद्र सरकार के लाखों पेंशनधारी जिन्हें 1,000 रुपया महीना मिलता है, उनकी समस्या को रखना चाहता हूं।
आज के परिवेश में 1000 रुपया महीना या उचित नहीं लगता है, इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि इसको राशि को बढ़ाया जाए और जब 1000 रुपया महीना मिल रहा हो किसी रिटायर्ड कर्मचारी को, तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति को देखते हुए उनको आयुष्मान भारत का निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में धनबाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन या देश भर के पेंशनधारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए, यही निवेदन है। माननीय सदस्यगण, कल भी माननीय 106 माननीय सदस्य बोले थे, उसके पहले भी 105 माननीय सदस्य बोले। मैं भी यहाँ माननीय सदस्य रहा था। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, अभी का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है। इसीलिए जो माननीय सदस्य कोई बहुत अर्जेंट का विषय हो, आज ही उठाना हो, वो लिख के दे दें, नहीं तो बाकी बचे माननीय सदस्यों को मैं शुक्रवार को बोलने का मौका दूंगा। मैं सबको मौका दूंगा, शुक्रवार को पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन कोई अर्जेंसी हो तो मुझे अर्जेंसी लिख दिया करें। ये आपका विषय उठा दिया उन्होंने, मनीष तिवारी जी ने। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है।